हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग की। सैंपल्स जो है वो किस किस तरीके से लिए जा सकते हैं। हर मेथड जो है उसके कुछ खासियतें होगी, कुछ बुराइयाँ होगी, कुछ उसमें ध्यान रखना होगा। फिर कुछ बातें होगी जिनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए ताकि वो मेथड जो वो अच्छे से काम करे। क्लियर है? तो हर मेथड के मेरिट्स देखेंगे, डीमेरिट्स देखेंगे, और उसके अलावा और उसके बारे में कोई बात होगी तो वो बात करेंगे। उसकी मीनिंग क्या है वगैरह वो तो नॉर्मल जानेंगे। क्लियर है? ऐसा कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं कि भाई सैंपल लेना है, पॉपुलेशन है एक, जैसे 5,000 स्टूडेंट्स पे इंटरव्यू, वो अपने को कोई स्टडी करनी है। अब इसमें से 5,000 क्योंकि हमारे लिए भारी पड़ रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि 400 स्टूडेंट लें, उनके ऊपर जो वो स्टडी करें और उसके नतीजे जो है वो हम पूरी यूनिवर्स के ऊपर लगा देंगे। भाई 400 स्टूडेंट के हिसाब से जो स्टडी है हम कह देंगे कि भाई ये टोटल 5,000 का नतीजा ये है। अब यहाँ पर क्या है, ये चीज़ें आप खुद समझ रहे होंगे कि 5,000 लोगों को जांचने के बजाय 5,000 लोगों का जिसको टेस्ट लेना चाहिए था उसकी जगह हमने 400 स्टूडेंट का टेस्ट लेके उनके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके हिसाब से हम कहना चाह रहे हैं कि इन 5,000 के इतने नंबर आएंगे। समझ पा रहे हैं बात? कॉम्प्लिकेटेड तो है। क्लियर है? तो यहाँ सैंपल के अंदर क्या है, ये चीज़ होनी चाहिए कि जो हम सैंपल ले रहे हैं उस सैंपल के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो पॉपुलेशन के अंदर है। समझ पा रहे बात? समझिएगा, सैंपल के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो पॉपुलेशन के अंदर है। क्लियर है? मतलब अगर हम 400 स्टूडेंट 5,000 की जगह 400 स्टूडेंट का टेस्ट ले रहे हैं और उनके हिसाब से एवरेज निकाल रहे हैं, तो वो 400 स्टूडेंट ऐसे होने चाहिए जो उन 5,000 लोगों को रिप्रेजेंट करे। और यहाँ इन 400 स्टूडेंट्स का जो एवरेज है वो 100% एक्यूरेट तो नहीं आएगा, सीधी सी बात है। 5,000 लोगों की जगह आप 400 चेक करेंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली उन 5,000 का जो टेस्ट लेते और जो उनका एवरेज मार्क्स आते उतने आने चाहिए। क्लियर है? तो अब 5,000 में से 400 सेलेक्ट करने हैं, तो 400 किस तरीके से सेलेक्ट किए जाए, यहाँ पर पूरा टॉपिक जो इसके ऊपर है। क्लियर? तो सबसे पहला जो मेथड है वो है डेलिब्रेट और पर्पजिव मेथड। पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। डेलिब्रेट और पर्पजिव मेथड मतलब कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो पर्पज है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। देखिएगा, जहाँ भी जो इन्वेस्टिगेटर है वो सैंपल सेलेक्ट करेगा वहाँ पर एक रिस्क हमेशा रहेगी, बायसनेस। समझिएगा, जैसे कोई पोस्ट के लिए, कोई नौकरी के लिए, मान लीजिए कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जो इंटरव्यू लेने वाला है, पूरी अथॉरिटी उसे दे दी गई कि तुम इंटरव्यू लेके तुम सेलेक्ट करो। अब 500 लोगों का इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें बायसनेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे? जाहिर सी बात है, उनमें से जो उनके रिलेटिव होंगे या जहाँ से उसको कुछ मिलेगा उनको वो वरीयता दे सकता है। समझ पा रहे बात? तो जहाँ भी इन्वेस्टिगेटर खुद से सैंपल सेलेक्ट करने वाला है तो वहां पर बायसनेस हमेशा ही एक मेजर खतरा रहेगा। क्लियर? तो डेलिब्रेट और पर्पज जो सैंपलिंग, इसके अंदर क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो उसका पर्पज है उसके हिसाब से जो सैंपल के अंदर सेलेक्ट होने चाहिए वो खुद सेलेक्ट करेगा। क्लियर है? दूसरा है रैंडम और चांस सिलेक्शन। रैंडम और चांस सिलेक्शन क्या होता है? ऐसा सिलेक्शन जिसके अंदर हर यूनिट के सेलेक्ट होने के चांसेस इक्वल हो। जैसे 52 कार्ड्स है, 52 पत्ते हैं, उस 52 में से एक पत्ता आप निकालेंगे तो उन 52 में से वो पत्ता कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि वो लाल का इक्का हो सकता है कि वो काली का राजा हो सकता है कि वो चिड़िया का दस्यु हो, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पर अब 52 में से एक पत्ता जब उठा रहे हैं तो हर किसी पत्ते के सेलेक्ट होने के, हर कार्ड के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस है। तो ये जो है ये क्या होती है, रैंडम और चांस सिलेक्शन। हर किसी का चांस जो है वो इक्वल है। इसमें फिर अलग अलग होते हैं, लॉटरी मेथड होता है, बाय रोटेटिंग ए ड्रम होता है, बाय सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, और एक टिपेट्स करके उसने रैंडम नंबर दिए थे उसके हिसाब से हो सकता है। फिर स्ट्रेटाफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। अब रैंडम यूँ देखें तो रैंडम अच्छा है कि भाई हर किसी के बराबर चांस है तो उसी के हिसाब से होना चाहिए।
और आप देखते भी है बहुत सारी जगह पर ये चीज़ें होती भी है, लेकिन हर किसी के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। अब समझिएगा, रैंडम जब इतना अच्छा है तो रैंडम को कई जगह क्यों नहीं लिया जाता है? मैक्सिमम जगह रैंडम इस्तेमाल होता है और रैंडम होना चाहिए क्योंकि सबके बराबर चांस है। लेकिन रैंडम के अंदर प्रॉब्लम कब आती है? जब मान लीजिए पूरी पॉपुलेशन जो वो एक जैसी नहीं है, हेट्रोजीनियस, उसमें से कुछ जो है वो कुछ स्पेशल कैरेक्टर की, समझ पा रहे हैं बात, जिनका सैंपल के अंदर सिलेक्शन होना जरूरी है, जिनमें से कुछ, या फिर जैसे कि अलग अलग कैटेगरी के, मेल भी है फीमेल भी है, उसमें चाइल्ड भी है, तो हम चाहते हैं कि सैंपल के अंदर सब आए, मेल भी आए फीमेल भी आए और चाइल्ड भी आए। तो रैंडम के अंदर हो सकता है कि सारे मेल मेल आ जाए, हो सकता है कि सारे फीमेल फीमेल आ जाए, हो सकता है कि चाइल्ड चाइल्ड आ जाए। जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो और हम चाहते हैं कि हर किसी से कुछ कुछ आए, तो उस केस के अंदर हमें रैंडम की बजाय किसी और पे जाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, पर्पजीव, क्योंकि पर्पजीव में बायसनेस का खतरा बहुत ज़्यादा रह जाता है, तो हमारा एक और तीसरा तरीका होता है स्ट्रेटाफाइड। इसके अंदर क्या करते हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो उस केस के अंदर क्या कर दो, अलग अलग ग्रुप बना दो, कि भाई मेल का अलग ग्रुप बना दिया, फीमेल का अलग बना दिया, बच्चों का अलग बना दिया, और उनमें से रैंडम सिलेक्शन कर दो। तो आपके स्पेशल कैरेक्टर की अगर हर पॉपुलेशन में से सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, सैंपल के अंदर आगे सर सैम्पलिंग रैंडम से होना चाहिए, हर किसी चांस बराबर होने चाहिए, रैंडम से कर लो। क्लियर है? तो ये है स्ट्रैटाफाइड। स्ट्रा का मतलब होता है ग्रुप। उसके अलावा कुछ और मेथड होते हैं, एक्सटेंसिव मेथड, मल्टी स्टेज, रैंडम मेथड, कोटा, कन्वीनियंस और स्नोबॉल। क्लियर है? क्या यहाँ तक की बात आपको मेरी समझ आ रही है? अब है डेलिब्रेट और पर्पजिव सैम्पलिंग। डेलिब्रेट और पर्पजिव सैम्पलिंग मतलब जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का पर्पज है उसके हिसाब से हम सैंपल जो वो सेलेक्ट करेंगे, मतलब हम मतलब इन्वेस्टिगेटर है जो सेलेक्ट करेगा। क्लियर है? इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से उसे जो लगता है कि ये होना चाहिए उसे वो अपने सैंपल के अंदर सेलेक्ट करेगा। मान लीजिए कि 500 स्टूडेंट है जो इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं, मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ, 500 में से मुझे अथॉरिटी दी गई कि 500 का इंटरव्यू लेके आपको जो लगता है कि इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल है उन्हें सेलेक्ट किया जाए। क्लियर है? अब यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेटर की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि उसका सिलेक्शन कैसा होगा। समझ पा रहे बात? ये उसकी एबिलिटी पे है कि वो जो सिलेक्शन होंगे वो किस तरीके के किए जाएंगे। अगर उसकी हॉनेस्टी है, उसे प्रॉपर नॉलेज है, तो उस केस के अंदर ये सैंपल बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन अगर उसमें ऑनेस्टी नहीं है, इंटरव्यू लेने वाला जो है वो पैसे ले लिए उसने, या फिर उसे खुद को नॉलेज नहीं कि इस पोस्ट के लिए किस तरीके की नॉलेज चाहिए, तो उस केस के अंदर ये खराब भी हो सकता है। क्लियर? डेलिब्रेट और पर्पजिव सैम्पलिंग मेरिट्स क्या है? इजी एंड सुटेबल, वेयर यूनिट्स आर आइडेंटिकल और सम यूनिट्स आर स्पेशल इंपॉर्टेंस। वैसे यूनिट्स जो वो आइडेंटिकल है लेकिन कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंस के जिनका सेलेक्ट होना जरूरी है, तो उस केस के अंदर रैंडम के अंदर हो सकता है कि वो हो या ना हो, तो उस केस के अंदर डेलिब्रेट या पर्पजिव में आप उनको स्पेसिफिक ध्यान रख के आप उनका सिलेक्शन कर सकते हो। डी मेरिट्स पर्सनल प्रोजुडाइस, मेरी जो अगर मेरे मान लीजिए मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ और मेरा जो बायसनेस है वो हमेशा रहेगी। उसके अलावा क्या होता है, प्री कंसीव्ड नोशन। प्री कंसीव्ड नोशन मतलब क्या होता है, हर किसी की अपनी विचारधारा होती है। समझ पा रहे बात? जैसे कि भाई अभी न्यूज चैनल वगैरह में आप बहुत देखते ही होंगे कि भाई जो वंदे मातरम बोले वो सही है, कुछ कहते हैं नहीं जो वंदे मातरम नहीं बोले वो भी सही है। तो हर किसी की अपनी अपनी विचारधारा है। किसी को लगता है कि भाई मेल डोमिनेंट सोसाइटी होनी चाहिए, किसी को लगती है फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी होनी चाहिए। वैसा हर किसी का क्या होता है, एक तरीके की विचारधारा वो लेके चलता है। समझ पा रहे हैं बात? बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई एक तरीके से तटस्थ है जो किसी भी तरीके के नोशंस पे नहीं जुड़ा हुआ, वो किसी भी एक विचारधारा पर्टिकुलर से नहीं बंधा हुआ। अगर इन्वेस्टिगेटर वो किसी विचारधारा पर्टिकुलर से बंधा हुआ है तो उस केस के अंदर उसके सैंपल जो वो उसी तरीके से होंगे। मैंने पहले भी बताया था, जैसे एक इंडस्ट्रियल वर्कर की ऊपर हम स्टडी करना चाहते हैं और उसमें से हम कुछ सैंपल लेना चाहते हैं। अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं, तो उस केस के अंदर वो क्या करेगा, ऐसे इंडस्ट्रियल वर्कर को सेलेक्ट करेगा
जो फाइनेंशियली ठीक है। सेकंड केस, अगर उसे लगता है कि नहीं इंडस्ट्रियल वर्कर की पोजीशन खराब है और वो इस चीज़ को प्रूव करवाना चाहता है, तो उस केस के अंदर वो गरीब गरीब इंडस्ट्रियल वर्कर को सेलेक्ट करेगा। तो प्री कंसीव्ड नोशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर रहता है। उसका सेकंड आता है ऑप्शन हमारे पास, क्या करो, रैंडम ले लीजिए। रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम का मतलब है एवरी यूनिट हैज इक्वल चांस या प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, जिसके अंदर हर यूनिट के सेलेक्ट होने के चांस जो बराबर है। लाइक समझिएगा कि ताश के पत्तों में से 52 में से एक पत्ता जो उठा है, तो उस एक पत्ते में से वो कोई भी पत्ता हो सकता है, हर किसी पत्ते के सेलेक्ट होने के, हर किसी कार्ड के सेलेक्ट होने के चांस जो वो बराबर है। तो वो क्या है? एक तरीके से रैंडम सैम्पलिंग। अब ये किस किस तरीके से किया जा सकता है? लॉटरी मेथड आपको पता ही है, लॉटरी के अंदर अलग अलग तरीके से किया जा सकता है कि भाई जैसे हर किसी की एक एक स्लिप बनाई और स्लिप जो वो एक छोटा सा बॉक्स बनाया, उस बॉक्स के अंदर डाल दिया, उसमें से कुछ चिट्ठियाँ उठाई जितने सेलेक्ट करनी है, और वो जो चिट्ठियाँ आ गई उनको हम क्या कर देंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। तो वो क्या हो गया हमारा लॉटरी सिस्टम। उसमें भी कई कलाकार होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे दारू के ठेके वगैरह जो होते हैं वो पहले लॉटरी सिस्टम से खोलते थे। तो उसमें क्या करते थे कि जो चिट्ठी उनको उठवानी होती थी वो क्या करते, थोड़े टाइम पहले फ्रीज के अंदर रख देते। तो वो चिट्ठी क्या होती थी? ठंडी होती थी। तो जो सेलेक्ट करने वाला होता था उसको कहते थे कि भाई तब तो मैं चिट्ठी तो कोई नहीं दिख रही, लेकिन ठंडा गर्म तो महसूस हो ही रहा है, तुम उसमें हाथ डालना, जो चिट्ठी ठंडी लगे वो सेलेक्ट कर लेना। क्लियर? लेकिन वो अब ऐसे कबाड़ी तो हो सकते हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये लॉटरी सिस्टम का मतलब क्या है? आपने हर किसी की स्लिप बनाई है, किसी भी तरीके से लॉटरी जो है वो कर दी, कोई इलेक्ट्रॉनिक वे से, किसी भी तरीके से, या बाय रोटेटिंग ए ड्रम। ये भी कुछ भी नहीं है, चिट्ठियाँ या जो ड्रम के अंदर डाल दी, उसमें से एक उठाई, फिर वापस ड्रम को घुमाया, फिर वापस एक चिट्ठी निकाली, फिर ड्रम को घुमाया, फिर एक चिट्ठी निकाली, इस तरीके से बाय सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ये अपन देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं। टिपेट्स रैंडम नंबर मेथड। देखिए ये क्या है टिपेट्स रैंडम मेथड? ये समझिएगा, ये इसमें क्या है, ये अलग अलग लोग हैं, वैसे इसमें सारे याद करो ये कोई ज़रूरी नहीं है। टिपेट करके फिशर वगैरह इन्होंने क्या किया थे, कुछ रैंडम नंबर दिए थे। जैसे ये रैंडम नंबर उन्होंने दिए 29 12 21 12 22 13 25 15, इस तरीके के उन्होंने टेबल बनाई थी। टिपेट ने बनाई थी जैसे 10,400 नंबर की, 4 डिजिट की। फिशर ने 9 टेबल बनाई थी जिसके अंदर 15,000 रैंडम नंबर दिए थे। कैंडल और इन्होंने 1 लाख दिए थे, और रैंड कैप कॉरपोरेशन ने 10 लाख नंबर्स की टेबल बनाई। तो ये टेबल जो है वो सेलेक्ट करने में मदद करती है। वो भी एक तरीके से रैंडम ही है, उसमें 2 डिजिट के अलग होते हैं, 4 डिजिट के अलग होते हैं। मतलब समझिएगा, जैसे ये इस तरीके से उन्होंने दे रखी है, ये 29 15 35 14 11 22, इस तरीके से। जैसे 4 सेलेक्ट करने हैं तो ये 1 2 3 4 पहले इन इन नंबर पे जो भी है उनको हम क्या कर लेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। समझ पा रहे हैं बात? तो ये इस तरीके से क्या किए जा सकते हैं? सेलेक्ट किए जा सकते हैं। क्लियर है? समझ पा रहे हैं बात? वैसे इसमें आप सारे याद रखें, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फिशर और येले कैंडल और ये सारे याद रखें, कोई ज़रूरी नहीं है। ये जरूर याद रखें टिपेट्स ने 10,400 नंबर रखे थे। बाकी ये इतना याद रख लीजिएगा कि भाई किसने कितने कितने नंबर जो है वो कंसिडर किए थे। क्लियर है? ये हो गया। और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट जो है उसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या, ये भी एक तरीके से पहले क्या करोगे आप, जो भी है आपके जितने भी डाटा है, मतलब जो भी पॉपुलेशन, उसे क्या करोगे? सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। अरेंज कैसे? अल्फ़ाबेटिकली, न्यूमेरिकली, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, जो भी
जो मतलब बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, जिस भी तरीके से अल्फ़ाबेट के हिसाब से, ABCD के हिसाब से, या फिर जेड के हिसाब से रिवर्स में, जो भी जिस भी तरीके से। फिर उसमें क्या होता है, जैसे तय करते हैं कि भाई हर पांचवा जो वो सेलेक्ट करेंगे हर पांचवें नंबर पे। तो जैसे पहले आपने लॉटरी से क्या करेंगे, पहले आप रैंडम तरीके से जैसे एक सेलेक्ट करेंगे, तो 1 से 5 में से आप एक कोई भी रैंडम सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आपका सेलेक्ट हो गया 3, तो अब आपने तय किया था कि हर पांचवा सेलेक्ट करेंगे, मतलब 3 कर दिया, तो फिर अपने आप कौन सा हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 3 5 8, 8 5 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 23, इस तरीके से जो है वो क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो बात। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, पहले जो है पूरी पॉपुलेशन को सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, फिर उसमें हम तय करते हैं कि हर कौन से वी यूनिट जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे, कौन से वह आइटम जो वो सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमने तय किया कि 10वां आइटम जो वो सेलेक्ट करें, तो 1 से 10 में से पहले में से हम क्या करेंगे, रैंडम सेलेक्ट करेंगे। रैंडम मतलब जैसे एक कोई भी उठाएंगे, जैसे तीसरा उठा दिया तो फिर तीसरा, फिर 13, फिर 23, फिर 33, इस तरीके से जो क्या होते जाएंगे, आगे कंटिन्यूसली सिलेक्शन होते जाएंगे। समझ पा रहे हैं बात। मेरिट्स क्या है, अगर आप इस तरीके से करवा रहे हैं तो समझिएगा। मेरिट्स ये है कि सबसे पहली बात तो क्योंकि रैंडम सिलेक्शन है तो बायसनेस का कोई खतरा नहीं, हर किसी के सेलेक्ट होने के बराबर चांस है। तो सबसे पहले से पहले तो अनबाइज्ड मेथड है, इकोनॉमिकल है। आपको इन्वेस्टिगेटर को ये नहीं करना होगा कि वो खुद से दिमाग लग गए या कोई दिमाग वाला इन्वेस्टिगेटर रखना होगा जो सही तरीके से सैंपल ले पाए। नहीं, आपको लॉटरी करनी है, तुक्का लगाना है, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्स, अब पर्सनल जो है वो बायसनेस हटती है, तो अपने आप जो यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन जो वो अपने आप से आने लग जाता है। 5000 में से अगर 500 लोग आप बाय रैंडम सेलेक्ट करोगे तो वो 500 एक तरीके से जो 5000 लोग हैं उसी तरीके के ये 500 लोग ही होंगे। मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग एरर, और इसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, सैम्पलिंग एरर जो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है, लैक ऑफ सुटेबल रिप्रेजेंटेशन इन सम केसेस। कई बार क्या होता है रैंडम के अंदर, लॉटरी के अंदर, मान लीजिए आप कि जो आपने किए तो रैंडम सेलेक्ट थे 5000 में से, लेकिन 5000 में से मान लीजिए 400 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे और आपने किए रैंडम सिलेक्शन, लेकिन किस्मत ऐसे थे कि उन 400 में से ज्यादातर जो है वो रईस फैमिली वाले बच्चे जो वो सेलेक्ट हो गए। अब रैंडम है, हो सकता है इस तरीके का, तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसके अंदर क्या होता है, सुटेबल रिप्रेजेंटेशन उसका लैक दिखाई देता है। इन अप्रोप्रिएट इफ सैंपल साइज इज स्मॉल, ये तो सीधी सी बात है कि अगर आप सैंपल बहुत छोटा रखेंगे तो फिर उस केस के अंदर वो सैंपल जो वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मान लीजिए 5000 में से आपने सिर्फ जो है वो 30 स्टूडेंट सेलेक्ट किए या 10 स्टूडेंट ही सेलेक्ट किए, तो ये 10 स्टूडेंट तो एक तरीके से अब कैसे भी हो सकता है कि उसमें थोड़े से पैसे वाले ज़्यादा हो गए, तो एक तरीके से उनकी इनकम ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाएगी। गरीब ज़्यादा सेलेक्ट हो गए तो उसके इसके अंदर मतलब जो वीकर सेक्शन है उससे ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए तो आपको कमज़ोर जो है वो इनकम दिखेगी। तो अगर इन सैंपल साइज छोटा है तो उस केस के अंदर दिक्कत होगी। सैंपल साइज छोटा है तो हर केस में दिक्कत होगी। सैंपल साइज अप्रोप्रिएट होना जरूरी है। अगर बहुत बड़ा होगा तो उस केस के अंदर आपको ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी, ज़्यादा लेबर लगाने होंगे, ज़्यादा कॉस्ट लगानी होगी। सैंपल साइज बहुत छोटा होगा तो वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस वजह से सैंपल साइज एडिक्वेट होना चाहिए। समझिए, समझ पा रहे मत। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल कर लिया तो उतनी सारी यूनिट की स्टडी करनी पड़ेगी, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, ज़्यादा लेबर लगेगा। बहुत छोटा हो गया तो उस केस के अंदर अब छोटे में क्या होता है, छोटे सैंपल में रिप्रेजेंटेशन के टूटने का खतरा हो जाता है कि भाई पॉपुलेशन कुछ और बताती, लेकिन क्योंकि आपने सैंपल बहुत छोटा लिया इस वजह से ये सैंपल के कुछ और ही नतीजे आ रहे हैं। और इंडिपेंडेंट यूनिट, ये काम ही तभी करेगा जब इंडिपेंडेंट यूनिट होगी। अगर एक का सिलेक्शन दूसरे सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड है तो सीधी सी बात है हर किसी यूनिट के सेलेक्ट होने के चांस ही इक्वल नहीं बचे, और जब हर किसी यूनिट के सेलेक्ट होने के चांस ही इक्वल नहीं बचे तो उस केस के अंदर तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ही खत्म हो गया। डिफिकल्ट व्हेन डिस्पर्सल ऑफ आइटम आर वाइड, हमने कहा कि पूरी इंडिया है, इंडिया में से हम क्या करेंगे, रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। हमें पता करना है कि इलेक्शन में कौन जीतेगा।
अब एक जो बंदा है वो सेलेक्ट हो गया हिमाचल का, एक बंदा सेलेक्ट हो गया राजस्थान का, एक बंदा सेलेक्ट हो गया त्रिपुरा का, एक बंदा सेलेक्ट हो गया केरल का। इन चारों से डाटा कलेक्ट करने में आपको जब तक डाटा कलेक्ट करोगे तब तक एक्चुअल नतीजे आ चुके होंगे। समझ पा रहे हैं बात? तो अगर एरिया ज़्यादा बड़ा है तो उस केस के अंदर फिर रैंडम सिलेक्शन नहीं हो सकता। एजम्पशन क्या है? एवरी यूनिट जो है वो उसके हर किसी के सेलेक्ट होने के चांसेस बराबर है, अनबायस्ड है, होमोजेनियस डाटा है तो ये बहुत अच्छा होगा, और इंडिपेंडेंट हो डाटा तभी ये काम आएगा। इंडिपेंडेंट के अंदर ये रैंडम सैम्पलिंग नहीं हो सकता। डिफरेंस क्या है? डेलिब्रेट के अंदर चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेटर रहता है, वो इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट करता है या रैंडम बेसिस पे होता है, या बायसनेस का खतरा रहता है, या ऐसा कोई खतरा नहीं रहता है। वन डायरेक्शनल और कम्युलेटिव एरर, मतलब जैसे अगर इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि इंडस्ट्रियल वर्कर पैसे वाले हैं तो वो क्या करेगा, पैसे वाले को सेलेक्ट करेगा, तो एक एरर फिर दूसरा एरर होगा तो और क्या करेगा, उस पहले वाले एरर की फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएगा, मतलब एक डायरेक्शन के अंदर वो बढ़ता जाएगा। या फिर वो गरीब गरीब को सिलेक्ट कर रहा है तो उस केस के अंदर एक साइड के अंदर सारे गरीब गरीब आएंगे तो वो एक साइड के अंदर चलेगा। यहाँ पर क्या होता है, कॉम्पनसेटिंग एरर। एक रैंडम सिलेक्शन है, एक कोई बहुत ज़्यादा अमीर सेलेक्ट हो गया तो रैंडम के अंदर हो सकता है कोई दूसरा बहुत ज़्यादा गरीब सेलेक्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, कॉम्पनसेट कर देंगे। When unit are identical और some units of specific importance, सारी आइडेंटिकल लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस की है जिनका सेलेक्ट होना जरूरी, तब आपको पर्पजिव या डेलिब्रेट ही करना पड़ेगा, आपको खुद से ही इन्वेस्टिगेटर को खुद से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो मोस्ट ऑफ केस में रैंडम ही लगता है। स्ट्रेटाफाइड, स्ट्रेटाफाइड मतलब क्या है? स्ट्रा का मतलब क्या होता है? ग्रुप। अगर जैसे हमने कहा कि अगर डाटा जो है, आइटम जो है वो हेट्रोजीनियस है तो उस केस के अंदर रैंडम सैम्पलिंग नहीं लग सकता। रीजन ये है कि हो सकता है कि एक ही टाइप के ग्रुप से ज़्यादा सिलेक्शन हो जाए। तो एक नया मेथड है, इसने कहा अच्छा तुम्हारे ग्रुप के हिसाब से तो एक काम करो, तुम्हारी पॉपुलेशन उसको पहले क्या कर दो, ग्रुप में डिवाइड कर दो। हमने कहा मतलब उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारी दिक्कत क्या थी, हम हेट्रोजीनियस थी। हमने कहा हाँ, कि कैसे? हमने कहा कि ये पॉपुलेशन इसमें से कुछ मेल है कुछ फीमेल है और कुछ मेल फीमेल, मतलब एडल्ट मेल है एडल्ट फीमेल है, कुछ एडल्ट चाइल्ड है, सॉरी मेल चाइल्ड है, और कुछ फीमेल चाइल्ड है। क्लियर? अब ये अलग अलग कैटेगरी है तो उस केस के अंदर हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, पहले ग्रुप बना दो। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि एडल्ट मेल का एक ग्रुप बना दिया, एडल्ट फीमेल का एक ग्रुप बना दिया, मेल चाइल्ड का एक ग्रुप बना दिया, फीमेल चाइल्ड का एक ग्रुप बना दिया। हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा अब पॉपुलेशन जो क्या हो चुकी है, ये अलग अलग ग्रुप में हो चुकी है। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अब इस ग्रुप में से क्या कर दो, सिलेक्शन कर लो, रैंडम सिलेक्शन। इसमें से क्या कर लीजिएगा, रैंडम सिलेक्शन, रैंडम सिलेक्शन। क्लियर? हमने कहा कैसे कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप दोनों ऑप्शन आपके पास, या तो प्रपोर्शनेट कर लो, जैसे 20% ये है, 30% ये है, 40% ये है, 10% ये है। तो उस केस के अंदर आप क्या कर लीजिएगा, ये जो रैंडम सिलेक्शन है उसमें 20% ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, 30% ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, 40% ये कर लीजिएगा, 10% ये कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे प्रपोर्शन के अंदर कर रहे हैं तो प्रपोर्शनेट हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं यूं ही कर रहे हैं, हर किसी से बराबर बराबर कर लिए 25-25%, तो उस केस के अंदर वो नॉन प्रपोर्शनेट हो जाएगा। तो ये क्या है, मिक्स ऑफ रैंडम और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। मिक्स रैंडम और डेलिब्रेट दोनों का मिक्सअप है। फर्स्ट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप और स्ट्रा ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर के हिसाब से अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और उन ग्रुप में से फिर सिलेक्शन कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर है? उसके बाद में कुछ अदर मेथड है, जो अदर मेथड जो है वो सिंपल से ही है। एक्सटेंसिव मेथड मतलब कि क्या है,
मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सेलेक्ट कर लिए। अब आपने क्या किया, 90% जो है वो पॉपुलेशन का 90% पोर्शन ही सैंपल में सेलेक्ट करके उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से एक्सटेंसिव सैम्पलिंग हो जाएगी। ये कैसा रहता है, सिमिलर टू सेंसस इंक्वायरी। अब भाई आप क्या कर रहे हो, 100 में से 90 तो सेलेक्ट ही कर बैठे हो, तो ये एक तरीके से सेंसस स्टडी, पूरी सेंसस को आप स्टडी कर रहे हो, तो इसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग। मेरिट्स क्या होंगे, जो सेंसस स्टडी के मेरिट्स है वो के वो यही है। अगर आप चाहते हैं कि भाई एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो उस केस के अंदर आप क्या कीजिएगा, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग है जो कीजिएगा। क्लियर। लेकिन ये भी ध्यान होना चाहिए कि यूनिट जो वो काउंटेबल हो, एक लेवल तक हो, ताकि आप एक्सटेंसिव कर सकें। अब नुकसान क्या होंगे, टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि 100 में से 90 चेक करोगे मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। मल्टी स्टेज रैंडम थ्योरी सैम्पलिंग कुछ भी नहीं है। ये क्या करते हैं आप, जैसे आपने क्या किया, पहले क्या किया, मेल किए फीमेल किए, 2 कैटेगरी में किए, ठीक है। इसमें से फिर क्या किए, रैंडम सिलेक्शन किए। इसमें से फिर क्या किए, रैंडम सिलेक्शन किए। फिर इसको आपने क्या किया, आगे और 2 कैटेगरी में किए, मेल चाइल्ड और मेल एडल्ट, फीमेल चाइल्ड और फीमेल एडल्ट। फिर इसमें आपने क्या किया, वापस रैंडम सैम्पलिंग की, रैंडम सैम्पलिंग की, रैंडम सैम्पलिंग की। फिर इसमें से आपने और मान लीजिए कोई कैटेगरी में किया, और फिर आपने वापस इस तरीके से रैंडम सैम्पलिंग की। तो ये क्या है, मल्टी स्टेज, स्टेप बाय स्टेप आप क्या कर रहे हो, जो वो रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हो। क्लियर। कोटा सैम्पलिंग, कोटा ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आप जानते नहीं है। कोटा के बारे में आप जानते हैं, कोटा के अंदर क्या होता है, फिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मली कि भाई जनरल का ये है, ओबीसी का ये है, एससी का ये है, एसटी का ये है, एमबीसी का ये है, ईडब्ल्यूएस का ये है, और भी जो भी है। क्लियर। तो यहाँ पर उनका क्या हो जाता है, फिक्स कोटा होता है कि इतने इसमें से सेलेक्ट होंगे, तो इतने इसमें से ही सेलेक्ट होंगे। तो इस तरीके की सैम्पलिंग, जहाँ पर क्या होता है, आप पहले से प्रपोर्शन फिक्स कर देते हो, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, कोटा सैम्पलिंग। जैसे कि आपने पहले ही कह दिया कि बिलो 18 वाले जो है वो 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स, 30 ईयर्स टू 50 ईयर्स, 50 ईयर्स टू 60 ईयर्स, और मोर देन 60 ईयर्स। आपने कहा कि 20% ये सेलेक्ट करने, 30% ये करने, 20% ये करने, 10% ये करने, 10% ये करने। तो ये आपका क्या हो गया, कोटा सैम्पलिंग की। इस तरीके से सैंपल ले रहे हैं कि आपके जो सैंपल है उसमें 20% क्या होने चाहिए, 18 साल से कम वाले होने चाहिए, 30% आपके 18 साल से 30 साल वाले होने चाहिए, 30 से 50 वाले 20% होने चाहिए, 50-60 वाले 10%, और 60 से ज़्यादा वाले 10%। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कोटा सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग मतलब आसान, जो आप क्या कर सकते हो, आसानी से पहुंच सकते हो जिन पर, उनको सेलेक्ट करो। भाई हो सकता है मात्रा इधर हो, उनको सेलेक्ट कर रहे हो, आप उनको टारगेट कर रहे हो जिन्हें आप आसानी से रीच आउट कर सकते हो। समझिएगा, जैसे मुझे क्या करना है कि जो एडल्ट है उनके ऊपर स्टडी करनी है, जो 18 साल से बड़े हैं और 30 साल से छोटे हैं उनके ऊपर कुछ स्टडी करनी है। ऐसे मैंने प्लान किया कि भाई मैं 200 ऐसे लोगों से जो है वो उनके ऊपर स्टडी करूँगा। तो 200 तो पूरे भारत के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है इस तरीके के 18 से 30 के। लेकिन मैंने 200 कौन से सेलेक्ट किए,
जो मेरे नज़दीक है, जिन्हें मैं आसानी से रीच आउट कर सकता हूँ, उनको मैंने सेलेक्ट किया जो मेरी कन्वीनियंस के अनुसार, एज पर कन्वीनियंस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेटर है उसके कन्वीनियंस के हिसाब से क्या किए जाते हैं, सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग बिल्कुल सिंपल सा है। पहाड़ों में आप जब भी घूमने जाते हैं तो आप क्या करते हैं, स्नो का एक बॉल बनाते हैं, एक फेंकते हैं दूसरे के ऊपर, फिर दूसरा फेंकता है तीसरे के ऊपर, इस तरीके से। तो ये इसी तरीके की सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। या फिर आप मूवियों में देखते हैं, जैसे CID वगैरह में देखते हैं कि जो है वो पूरी की पूरी टीम जाती है एक के पास, फिर वो एक हिंट देता है कि मैंने नहीं, उसने किया, फिर टीम पूरी पूरी भाग के जाती है उसके पास, फिर वो कहता नहीं मैंने नहीं किया, उसने किया, तो टीम पूरी भाग के उसके पास जाती है, वो कहता नहीं मैंने नहीं किया, उसने किया, तो उसके पास जाती है। कई बार क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन किसके पास ये पता नहीं होता है, तो उस केस के अंदर ये स्नोबॉल सैम्पलिंग लगता है। हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है, तो हम क्या किए, यहाँ से जो हमारे स्कूल के अंदर हिस्ट्री के टीचर थे उनके पास गए कि भाई इस बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि यार मेरे को पता नहीं, कॉलेज के अंदर एक टीचर है, मतलब प्रोफेसर है, उनको इसके बारे में पता होगा। हम कॉलेज के अंदर उन प्रोफेसर के पास गए, उन्होंने कहा कि मेरे को इस बारे में थोड़ा पता है, लेकिन पूरा 100% मैं भी नहीं कह सकता। रीज़न ये है कि मेरा ये सब्जेक्ट नहीं रहा था, इस सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो किसी ने मास्टर्स की है, आप उनके पास जाइए। उन्होंने नाम सजेस्ट किया, हम उनके पास गए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने इसमें मास्टर्स की है, मेरे को काफ़ी नॉलेज है, लेकिन पूरी नॉलेज नहीं है। इनमें एक और है जिन्होंने डबल मास्टर्स किया, आप उनके पास जाइए, उनको और ज़्यादा डिटेल पता होगा। हम उनके पास गए, उन्होंने कहा मैंने डबल मास्टर किया, मुझे काफ़ी कुछ पता है, लेकिन मेरा इसमें एक्सपीरियंस अभी उतना नहीं है। एक और जो है वो इनके ऊपर बहुत पुराने हैं, उन्होंने इसके ऊपर और रिसर्च की है, तो आप उनसे इन्फॉर्मेशन और पता कीजिए। तो ये इस तरीके से क्या होती है स्नोबॉल, ये इस तरीके से आगे चली जाती है। क्लियर? तो ये इस तरीके की जो सैम्पलिंग होती है वो क्या होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये थे आपके टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। यहाँ तक का आप अच्छे से कीजिएगा। आगे जो है इसमें थोड़ा सा और बचा है, जो अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।